सुप्रभात छात्रों, आज हम पाठ 1 जिसका नाम है राख की रस्सी, इसका पठन करेंगे। राख की रस्सी लोक कथा में तिब्बत के 32वें राजा सौनोगव गाम्पो के मंत्री लोनपोगार और उनके बेटे का जिक्र किया गया है। इस लोक कथा में लोनपोगार का अपने बेटे के भविष्य के प्रति चिंताओं को स्पष्ट रेखांकित किया गया है। लोनपोगार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे, लेकिन इसके विपरीत उनका बेटा सीधा साधा और शांत मिजाज का था। एक पिता के रूप में मंत्री की चिंताएं यह सोचकर बढ़ती जा रही थी कि आखिर उसके बेटे का क्या होगा। वह होशियारी और चालाकी से भरी दुनिया में कैसे जी पाएगा। फलस्वरूप वह अपने बेटे को समझदार और होशियार बनाने के लिए उसे तरह तरह की जिम्मेदारी सौंपने लगा, ताकि बेटे को दुनियादारी समझ में आ जाए। तो चलिए छात्रों, हम देखते हैं कि इस लोक कथा में जो मंत्री है वह अपने बेटे को कौन सी जिम्मेदारी सौंपता है और किस तरीके से दुनियादारी दिखाता है। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सौनोगव गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई है। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। लोनपोगार जो था वो तिब्बत के 32वें राजा सौनोगव गाम्पो के मंत्री थे। लोनपोगार जो थे वे बड़े चालाक और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। हाजिर जवाबी मतलब तुरंत जवाब या उत्तर देने वाला, उसे हम हाजिर जवाबी कहते हैं। तो इस बात के लिए लोनपोगार बहुत मशहूर थे। मशहूर मतलब प्रसिद्ध थे। किसी की उनके सामने बिल्कुल भी न चलती थी। चैन से इनकी जिंदगी चल रही थी, मतलब ये अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। पर उनका जो बेटा था वो लोनपोगार के विरुद्ध था। जितने होशियार ये लोनपोगार थे, उतना ही सीधा साधा उनका बेटा था। तो इस बात की चिंता मंत्री को सताए हुए थी। वे सोचने लगे कि मेरी होशियारी से मैंने मेरे राज्य को इतना बढ़ाया है, मेरे होशियारी को कोई भी छू नहीं सकता, पर मेरा बेटा जो इतना सीधा साधा है, ये इस राज्य को कैसे आगे बढ़ाएगा। ये सारी बातें मंत्री सोचने लगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ। अब इस पर लोनपोगार ने उपाय सोचा। लोनपोगार सोचने लगा कि क्यों ना मैं उसे दुनियादारी सिखाऊं। तो लोनपोगार ने क्या किया, लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें दिए। अब भेड़े मतलब आपको पता है, जिसे आप अंग्रेजी में शिप कहते हो। तो इसी तरीके से लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन 100 भेड़े को लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं है, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। जब मंत्री ने अपने बेटे को 100 भेड़ें दिए, तब उन्होंने कहा कि ये 100 भेड़ें लेकर तुम्हें शहर जाना है, पर इन्हें शहर में मारना या बेचना नहीं है। इन्हें 100 भेड़ें को इन्हें वापस लाना है और उनके पीठ पर क्या लेकर आना है, 100 जौ के बोरे। जौ मतलब एक अनाज का प्रकार होता है। तो आपको 100 भेड़े के साथ 100 जौ के बोरे भी वापस लेकर आना है, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। मंत्री अपने बेटे से कहने लगा कि अगर तुम इन 100 भेड़ों के साथ 100 जौ के बोरे नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हें वापस नहीं आने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। रवाना मतलब भेजा। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया। लोनपोगार 100 भेड़ों को लेकर शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। अब जब लोनपोगार ने अपने बेटे से कहा कि 100 भेड़ें लेकर जब तुम वापस आओगे तो उसके साथ
तुम्हें 100 जौ के बोरे भी लेकर आना है। पर तब लोनपोगार के बेटे को यह नहीं समझ में आया कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो मैं शहर से 100 जौ के बोरे जो है वो कैसे खरीदूंगा। जब लोनपोगार 100 भेड़े को लेकर शहर पहुंचा, तब उसे समझ में आया कि 100 जौ के बोरे खरीदने के लिए मेरे पास रुपए नहीं है। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। मतलब ये जो लोनपोगार का बेटा था, ये सड़क किनारे बैठकर सोचने लगा कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। वह बहुत सोचता रहा, पर उसे उस समस्या का हल नहीं सूझ रहा था। वह बड़ा दुखी हुआ। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। अब जब वह दुखी था, उसी समय वहां पर एक लड़की उसके सामने आई और उससे कहने लगी, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब लोनपोगार का बेटा उससे सारी हकीकत कहने लगा। उसने अपना हाल पूरा उसे सुनाया। तब वह लड़की कहने लगी कि अरे, इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं, बस इतनी ही बात है ना, तो इसका हल मैं निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। अब उस लड़की ने कहा कि इतनी सी बात है, इसका हल मैं निकाल देती हूँ। उस लड़की ने क्या किया, उस भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। किन्हें? उस लड़की ने किन्हें बेचा? भेड़ियों को नहीं, तो भेड़ से निकाले गए बाल को बाजार में भेज दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। अब उस लड़की ने जो भेड़िए के बाल बेचे थे, उन पैसों से उसने 100 बोरे जौ के खरीदे और उस लोनपोगार के बेटे को देकर उसे वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। अब जब लोनपोगार उन भेड़ों के साथ 100 बोरे जौ के घर वापस लेकर जाने लगा, तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि मेरे पिताजी यह देखकर बहुत खुश होंगे। मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। जब लोनपोगार का बेटा अपने घर वापस आया और उसने जब ये सारी बातें अपने पिता से कही, तो उसके पिता खुश नहीं हुए। वे वहां से उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अब जो मंत्री था उसने फिर से अपने बेटे को बुलाकर वही बात दोहराई। उसने कहा कि जो भेड़ों के बाल उतारकर उन पैसों से जो तुमने 100 जौ के बोरे जो खरीदे हैं, यह बात मुझे जरा भी पसंद नहीं आई। अब तुम्हें फिर से यही बात करनी है। तुम्हें फिर से 100 भेड़ों को लेकर जाना है और उनके पीठ पर 100 जौ के बोरे लेकर वापस लौटना है। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। अब ये जो लोनपोगार का बेटा था, पिछली बार जिस शहर में वह गया, उसी शहर में फिर से उन भेड़ियों को लेकर उसी जगह पर गया। न जाने उसे क्यों यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। जब वह उस शहर में गया, तब उसे यकीन था, यकीन मतलब विश्वास था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। जैसा ही लोनपोगार का बेटा सोच रहा था, वैसा ही कुछ उसके साथ हुआ। वह लड़की फिर से उसकी मदद के लिए वहां आ पहुंची। उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। फिर से उस लोनपोगार के बेटे ने उस लड़की से सारी मुश्किल उसे कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे, ऐसा लोनपोगार के बेटे ने उस लड़की से कहा। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है,
उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। अब फिर से लड़की सोचने लगी और सोचने के बाद उसे एक तरीका सूझा। उसने कहा कि भेड़ों के सींग काटकर हम उसे बेच देते हैं और उन पैसों से हम 100 बोरे जौ खरीद लेते हैं। और उस लड़की और लोनपोगार के बेटे ने ऐसे ही किया। उन भेड़ों के सींग काटकर उन्हें बेच दिए और जो पैसे मिले थे उन रुपयों से उन्होंने 100 बोरे जौ खरीदे। और उस लड़की ने लोनपोगार के बेटे को 100 जौ के बोरे सौंप कर उसे वापस भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। अब जब लोनपोगार का बेटा जब वापस लौटा तो लोनपोगार के बेटे ने अपने पिता को भेड़े और 100 जौ के बोरे हवाले किए, मतलब उन्हें सौंप दिए, और वह बड़ा खुश हुआ। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। अब उसके पिता के पूछने पर कि तुमने ये कैसे किया, तो लोनपोगार के बेटे ने अपने पिता से सारी हकीकत बता दी। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। अब जब लोनपोगार के बेटे ने उसे सारी हकीकत सुनाई तो लोनपोगार अपने बेटे से कहने लगे कि तुम फिर शहर जाओ और उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। अब राख की रस्सी का मतलब क्या होता है बच्चों? राख की रस्सी मतलब देखो, जब हम रस्सी को जलाते हैं या फिर हम किसी चीज को जलाते हैं और जलने के बाद उसकी राख तैयार होती है ना। देखो, जब हम लकड़े को जलाते हैं तो लकड़े को जलाने के बाद भी उसकी राख बनती है। तो उसी तरह लोनपोगार कहने लगा कि राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। अब लोनपोगार का बेटा फिर शहर जाकर उस लड़की से मिला और उस लड़की से जाकर उसने पिता का संदेश दोहरा दिया। मतलब पिता ने जो कहा था वो सारी बात उसने उस लड़की से कही। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसीलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अब जब लड़की को लोनपोगार के बेटे ने संदेश दिया तो लड़की मान गई। लड़की ने एक शर्त रखी कि मैं रस्सी तो बना दूंगी पर आपके पिता को वह गले में पहननी होगी, उसकी वह शर्त थी। फिर बेटा लोनपोगार के पास गया और लोनपोगार से उस लड़की का संदेश पहुंचाते हुए कहने लगा कि वह लड़की कह रही है कि आपको वह गले में पहननी होगी। तब लोनपोगार सोचने लगा कि राख की रस्सी बनाना तो असंभव है, मतलब मुश्किल है, राख की रस्सी तो बन ही नहीं सकती। इसीलिए उस लोनपोगार ने लड़की की शर्त मंजूर कर ली, मतलब लड़की की शर्त मान ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। अब लड़की ने दूसरे दिन क्या किया, 9 हाथ लंबी रस्सी ली, मतलब 9 हाथ गिन कर एक लंबी रस्सी ली और उसे पत्थर के सिल पर रख दिया। पत्थर के सिल पर मतलब, सिल का मतलब होता है छात्रों चट्टान, तो पत्थर के चट्टान पर रखकर उसे जला दिया। अब रस्सी तो जल गई पर उसके ही आकार की राख बच गई। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि जब भी हम कोई चीज जलाते हैं तो उसके आकार की राख बच जाती है। उसी तरीके से उस लड़की ने रस्सी जला दी और रस्सी जलने के बाद उस रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। अब जब वो राख बच गई उसके बाद वह लड़की उस राख की रस्सी को लेकर लोनपोगार के पास पहुंची और उसने पहनने के लिए कहा, उसके शर्त के अनुसार। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गया।
वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। अब बच्चों, जब भी हम कोई चीज जलाते हैं और जलाने के बाद जब उसकी राख बचती है तो हम उसके आकार सहित उसे पकड़ नहीं सकते। अब जैसे यहाँ पर उस लड़की ने रस्सी को जलाया और जलाने के बाद उसकी राख हुई, तो जैसे हम रस्सी को उठाते हैं वैसे हम रस्सी के आकार सहित उसके राख को नहीं उठाते। जब अगर हम राख को उठाएंगे तो वो राख हमारे मुट्ठी में जमा हो जाती है, वो रस्सी का आकार लेकर नहीं उठती है। तो जब लड़की चट्टान सहित उस राख को लोनपोगार के पास लेकर गई, तब लोनपोगार भी चकित के चकित रह गया। वह जानता था कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उसे उठाना भी मुश्किल है, क्योंकि हम राख की रस्सी को उठा भी नहीं सकते, क्योंकि हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, क्योंकि इसके पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि ये जो लोनपोगार था इसकी चालाकी और हाजिर जवाबी के आगे किसी की भी नहीं चलती थी। पर आज उसी लोनपोगार को समझ में आया कि लड़की बड़ी समझदार है और उसने अपनी चालाकी यहाँ पर उपयोग में लाई है। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। लोनपोगार के समझ में आ गया कि मेरा बेटा तो समझदार नहीं है, मेरा बेटा तो बड़ा सीधा साधा है, वह तो राज्य का कारोबार नहीं चला सकता। पर अगर मैं इस लड़की की शादी अगर मैं अपने बेटे से करवा दूं तो यह बहुत अच्छा रिश्ता होगा। इसी तरह बिना समय गवाए लोनपोगार ने समझदार लड़की की शादी अपने बेटे से कर दी और इसी तरह दोनों अपना जीवन अच्छी से व्यतीत करने लगे। इस तरीके से इस लोक कथा में जो लोनपोगार है, जो मंत्री है, वह अपने बेटे को समझदार बनाने के लिए, दुनियादारी दिखाने के लिए बहुत प्रयत्न करता है, पर उसका बेटा जो है वह समझदार चालाकी होने के बजाय वह सीधा का सीधा ही रह जाता है और उसके जीवन में एक चतुर लड़की, समझदार लड़की जिसके साथ उसकी शादी हो जाती है और वे दोनों अपना जीवन आनंदित व्यतीत करते हैं। इसी तरह से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।